वीडियो में जानेंगे यूपीएससी मेंस एथिक्स पेपर के लेक्चर नंबर 5 और नैतिकता के निर्धारक के बारे में। और इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो कौन कौन से टॉपिक है सबसे पहले देख लेते हैं। तो कार्य के उद्देश्य हो गया, और कार्य की परिस्थिति, और कार्य के प्रतिफल, और सिद्धांत में देखेंगे लोग थ्योरी में तो अंतःप्रज्ञावाद हो गया, उपयोगितावाद और आत्मपूर्णतावाद हो गया, विकासवाद, कर्तव्य चेतना, सतत विकास और धर्म संस्कृति। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंतःप्रज्ञा इंस्टीट्यूशन के अर्थ देखेंगे लोग तो यह मानसिक शक्ति या बौद्धिक शक्ति है और कर्मों के औचित्य या नैतिकता के निर्धारण करता है। अंतःप्रज्ञा वस्तुनिष्ठ है और ये अंतःप्रज्ञा के कुछ नियम है। तो समानता के सिद्धांत हो गया, और परोपकार का सिद्धांत, आत्म प्रेम का सिद्धांत, और स्वयं की रक्षा करना। तो ये अंतःप्रज्ञा के कुछ नियम है। और अंतःप्रज्ञा या अंतःकरण की आवाज़, तो इसे दो भागों में बांटकर देखेंगे लोग। सामान्य व्यक्ति द्वारा अंतःप्रज्ञा या अंतःकरण की आवाज़ की उपेक्षा क्यों, और प्रशासकों द्वारा अंतःकरण की आवाज़ की उपेक्षा क्यों। तो दो भागों में इसे बांटकर देखेंगे लोग। तो सबसे पहले सामान्य व्यक्ति द्वारा अंतःप्रज्ञा या अंतःकरण की आवाज़ की उपेक्षा क्यों है। तो इसमें देखेंगे लोग तो पहला पॉइंट है भौतिक इच्छा की तीव्र चाहत के कारण हम अंतःप्रज्ञा की आवाज़ को उपेक्षा कर देते हैं। और दूसरा है अंतःकरण की आवाज़ या अंतःप्रज्ञा द्वारा बताया गया रास्ता कठिन होता है। तीसरा पॉइंट है हर एक व्यक्ति सामाजिक पहचान के लिए निर्धारित सामाजिक मानकों का पालन करता है और इसके लिए भौतिक संपदा पर बल देता है। परिणामतः अंतःकरण या अंतःप्रज्ञा की आवाज़ की उपेक्षा करता है। और चौथा पॉइंट है अप्रमाणिक जीवन जीने के कारण अंतःकरण की आवाज़ की उपेक्षा कर दी जाती है। और पांचवा पॉइंट है समाज में मूल्यों का पतन एवं भ्रष्टाचार की सामाजिक स्वीकार्यता मानव को अनैतिकता की ओर ले जाता है। और दूसरा है प्रशासकों द्वारा अंतःकरण की आवाज़ की उपेक्षा क्यों। तो पहला है प्रशासकों पर राजनीतिक दबाव, और दूसरा है व्यक्तिगत हित की उपेक्षा के कारण, और तीसरा पॉइंट है प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, राजनीतिक भ्रष्टाचार। चौथा पॉइंट है अधिकारी तंत्रीय संस्कृति। अंतःकरण या अंतःप्रज्ञा की आवाज़ महत्वपूर्ण क्यों है। तो यह मानव एवं समाज को नैतिकता की ओर ले जाता है। दूसरा पॉइंट है यह व्यक्ति एवं समाज का सबसे बेहतर मार्गदर्शक है। और तीसरा पॉइंट है कर्मों के औचित्य का निर्धारण। और चौथा पॉइंट है यह मानव को प्रामाणिक जीवन की ओर ले जाता है। और पांचवा पॉइंट है एक अनुशासनबद्ध नैतिक एवं न्यायपूर्ण समाज के निर्माण पर बल देता है। और पॉइंट नंबर 6 है अंतःकरण की आवाज़ को सुनने वाला व्यक्ति समानता एवं परोपकार जैसे मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होता है। अपने आप के अंतःकरण की आवाज़ सुनने के लिए कैसे तैयार किया जाए। तो प्रामाणिक जीवन पर बल दिया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट है अपने अंतःकरण पर विश्वास करें और यह मानकर चले कि अंतःकरण व्यक्ति का सबसे बेहतर मार्गदर्शक है। एकांत में बैठकर अपने आप से पूछा जाए कि अंतःकरण की आवाज़ की उपेक्षा से आपने क्या खोया और क्या पाया। नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक जीवन को महत्व देते हुए समय का मूल्यांकन नैतिक मूल्यों के आधार पर किया जाए, या नैतिक जीवन में अंतःकरण की आवाज़ की भूमिका महत्वपूर्ण। और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीवन की सार्थकता महानता को अर्जित करने में है। और विश्व के महान लोग सदैव अंतःकरण की आवाज़ को सुनते हैं। और परिवार एवं शिक्षक द्वारा अंतःकरण की आवाज़ को महत्व दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे अंतःकरण की आवाज़ को सुनने पर बल दे। और नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक मूल्यांकन का आधार नैतिकता है, न कि भौतिक संपदा। और शासन में नैतिकता, तो कांट के अनुसार नैतिकता के 3 नियम है। पहला है सार्वभौमिकता का नियम, और दूसरा पॉइंट है मानवता को साध मानने का नियम, और तीसरा पॉइंट है स्वाधीनता का नियम। कर्तव्य चेतना से प्रेरित होकर किया गया कर्म सदैव नैतिक होता है। और
निस्वार्थ भाव से कर्म किया जाता है। ऐसा कर्म सदैव मानवीय कल्याण से प्रेरित होता है। कांट के विचार में देखेंगे लोग तो ज्ञान साहस नैतिक है किंतु निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि ज्ञान एवं साहस का दुरुपयोग संभव है। और कांट के अनुसार आत्महत्या अनैतिक है, क्योंकि आत्महत्या में जीवन का विनाश हो जाता है, जबकि जीवन की रक्षा मानव का प्राथमिक कर्तव्य है। और शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों का विकास मानव का प्राथमिक कर्तव्य है। यह कानून के विरोध है। और ये नैतिकता के निर्धारक में देखेंगे लोग तो उपयोगितावाद। तो उपयोगितावाद का अर्थ तो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण पर बल देता है। और हर गतिविधि संस्था या कानून जिससे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण होता है। उपयोगितावाद अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण ही उपयोगितावाद कहलाता है। तो ये उपयोगितावाद की डिफिनेशन है। इसके अनुसार जिस नियम या कानून के पालन से अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण होता है तो वह नियम या कर्म नैतिक है। जैसे झूठ बोलने से अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण होता है तो झूठ बोलना नैतिक है। प्रश्न यह उठता है कि उपयोगितावाद एवं कानून के बीच संघर्ष की स्थिति में किसे चुना जाए। इस संदर्भ में उपयोगितावाद विचारक बेंथम और मिल ने उपयोगितावाद को महत्व दिया, परंतु ग्रीक विचारक सुकरात एवं आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रशासक कानून के अनुपालन को महत्व देते हैं, क्योंकि कानून के उपेक्षा से कानून के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति पैदा होती है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव सामाजिक व्यवस्था पर पड़ता है। दूसरा पॉइंट है, एक प्रशासक कानून के अनुपालन के प्रति प्रतिबद्ध होता है और जवाबदेह होता है। एक उदाहरण के माध्यम से कानून एवं उपयोगितावाद के बीच संघर्ष को समझा जा सकता है। जैसे दो रेलवे ट्रैक है, इसमें एक रेलवे ट्रैक खराब हो चुका है, उस पर एक बच्चा खेल रहा है। दूसरा रेलवे ट्रैक अच्छा है, उस पर ट्रेन चलाना कानूनी रूप से सही है और वह बच्चों को खेलने के लिए प्रतिबंधित है, किंतु इस ट्रैक पर 20-20 बच्चे खेल रहे हैं। यदि एक ट्रेन अपना संतुलन खो देती है, यदि उस ट्रेन को खराब ट्रैक पर दौड़ाया जाता है तो एक बच्चे की मौत हो जाएगी। यदि उस ट्रेन को अच्छे ट्रैक पर दौड़ाया जाता है तो गैर कानूनी रूप से खेलने वाले 20 बच्चों की मौत हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उपयोगितावाद यह मानता है कि 20 बच्चों की जीवन को बचाना प्राथमिक है, किंतु दूसरी तरफ कानून का पालन प्राथमिक है। यदि 20 बच्चों को बचाने के लिए ट्रेन को खराब ट्रैक पर दौड़ाया जाता है तो एक बच्चे की मौत हो जाएगी, जो एक दृष्टि से कानून का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए सजा के समान है। अतः न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो कानून का पालन प्राइमरी है। किस परिस्थिति में उपयोगितावाद के लिए कानून का उल्लंघन नैतिक हो सकता है? तो पॉइंट ए में देखेंगे लोग तो समुदाय की संस्कृति का संरक्षण के लिए नैतिक हो जाएगा। और पॉइंट बी में राष्ट्र की सुरक्षा तथा राष्ट्र की एकता। और पॉइंट नंबर सी है समावेशी एवं सतत विकास के लिए नैतिक है। क्या उपयोगितावाद को नैतिकता का निर्धारक मानना सही है? तो इसे दो भागों में बांटकर देखेंगे लोग तो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण की दशा। इसमें पहला पॉइंट है समावेशी की ओर और दूसरा पॉइंट है लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण की ओर। तीसरा पॉइंट है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के साथ अवसर की समानता की ओर। और आधुनिक पॉइंट नंबर 4 है आधुनिक मूल्यों की ओर। यदि उपयोगितावाद से स्वार्थी समाज को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा है जातीय धार्मिक भेदभाव को प्रोत्साहन मिलेगा। और तीसरा पॉइंट है निरंकुश व्यवस्था की ओर प्रोत्साहन मिलेगा। और पॉइंट नंबर 4 है भ्रष्टाचार को सामाजिक मान्यता मिलती है। उपयोगितावाद तो विवेक के नियंत्रण में व्यक्तित्व का विकास ही आत्मपूर्णतावाद है।
और आत्मपूर्णतावाद के विचारक हीगल हैं और हीगल के अनुसार कानून प्रेरित नैतिकता हो और स्वतः प्रेरित नैतिकता और व्यक्ति हित सामाजिक हित का समन्वय करने वाले नैतिकता होनी चाहिए। आत्मपूर्णतावाद, तो आत्मपूर्णतावाद के अर्थ है कि विवेक के नियंत्रण में व्यक्तित्व का विकास करना। हीगल ने अपने नैतिक दर्शन में व्यक्ति और समाज के घनिष्ठ संबंध को विशेष महत्व दिए हैं और हीगल व्यक्तिगत हित के अपेक्षा सामाजिक हित को महत्व देते हैं। हीगल ने नैतिकता के विकास के तीन अवस्था बताई है। तो पहला है कानून प्रेरित नैतिकता। तो कानून प्रेरित नैतिकता में देखेंगे लोग तो कानून प्रेरित नैतिकता अर्थात कानून के डर या प्रलोभन से नैतिक नियमों का अनुपालन करना। जैसे भारतीय समाज में लोग कानून के डर से टैक्स देते हैं या सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हैं। और दूसरा है स्वतः प्रेरित नैतिकता। तो स्वतः प्रेरित नैतिकता अर्थात स्वेच्छा से नैतिक नियमों का पालन करना। और तीसरा पॉइंट है व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित का समन्वय करने वाली नैतिकता। हीगल ने इसे उच्च कोटि का नैतिकता माना है और ये व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित का समन्वय। तो ये डायग्राम है। तो भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा और व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित के बीच संघर्ष समाप्त हो जाएगा। तो इससे समाज में सहयोगात्मक मूल्यों का विकास होगा और सहयोगात्मक मूल्यों का विकास होगा तो संपूर्ण समाज का विकास होगा और समाज के प्रति कर्तव्यनिष्ठा एवं सत्यनिष्ठा होगी। तो कानून का पालन एवं कानून का बेहतरीन क्रियान्वयन होगा और सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास होगा। तो सभी के विकास होगा तो आर्थिक विषमता नहीं होगी। और दूसरा है गरीबी एवं भुखमरी का अभाव होगा। सभी के विकास होगा तो आर्थिक विषमता नहीं होगी और गरीबी एवं भुखमरी का अभाव होगा। भारतीय समाज में कानून प्रेरित नैतिकता ही है क्योंकि समाज में मूल्यों का पतन हो रहा है। और दूसरा है मूल्यात्मक शिक्षा का अभाव है और तीसरा पॉइंट लोगों की सोच एवं जीवन पद्धति भौतिकतावादी हो गई है। और पॉइंट नंबर 4 है व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित के समन्वय का अभाव है। और पॉइंट नंबर 5 भारतीय समाज में जाति धर्म के आधार पर भेदभाव को सामाजिक मान्यता प्राप्त है और एक नैतिक समाज के निर्माण के लिए व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित का समन्वय होना चाहिए क्योंकि सामाजिक संघर्ष को समाप्त करने के लिए जरूरी है सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास के लिए जरूरी है। और तीसरा पॉइंट है प्रशासन की सफलता के लिए जरूरी है। और पॉइंट नंबर 4 है सामाजिक अपराध को रोकने के लिए जरूरी है। और पॉइंट नंबर 5 है समाज के प्रति दायित्व का पालन करने के लिए। और कैसे होगा तो इसमें पॉइंट नंबर 1 है एक व्यक्ति का कर्तव्य दूसरे व्यक्ति के अधिकार तथा स्वयं के अधिकार के लिए दूसरे व्यक्ति के कर्तव्य के रूप में प्रचारित किया जाए। जैसे एक शिक्षक अपने कर्तव्य का पालन करता है तो विद्यार्थियों का शैक्षिक अधिकार मूर्त रूप लेता है। और नेक्स्ट पॉइंट है अद्वैत की भावना को प्रोत्साहित किया जाए अर्थात अपने अंदर दूसरों को और दूसरों के अंदर स्वयं को देखने की भावना विकसित की जाए। और नेक्स्ट पॉइंट है सामूहिक व्यापार एवं सामूहिक कृषि को प्रोत्साहित किया जाए। विकासात्मक नैतिक सिद्धांत तो व्यक्ति के अंदर स्वार्थ एवं परोपकार दोनों होते हैं। और दूसरा पॉइंट है व्यक्ति अपने निर्णय हित के साथ दूसरों के हित पर भी बल देता है। और स्पेंसर के अनुसार न्याय तो समाज के कमजोर व्यक्ति को महत्व या प्राथमिकता दो। और दूसरा पॉइंट है क्षमता के अनुसार महत्व एवं विकास का अवसर मिलना चाहिए। और ये आपके अनुसार न्याय कौन कौन से हैं तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा तक सभी की पहुंच हो और सभी
को न्याय उपलब्ध हो और समाज में सभी तरह के भेदभाव का अभाव हो और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा तथा बंधुत्व और प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता उपलब्ध हो और समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को अधिकार, सहायता और भुखमरी, कुपोषण का अभाव। और ये विकासात्मक नैतिक सिद्धांत है। तो इसमें इस सिद्धांत के समर्थक स्पेंसर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के अंदर स्वार्थ एवं परोपकार का गुण होता है। मानव का विकास इस तरह हुआ है कि वह अपने हित के साथ साथ समाज का हित भी कर सके और स्पेंसर ने संकट काल में कुछ व्यक्तियों के बलिदान को न्यायसंगत माना है। यदि देश की रक्षा और देश के सैनिक कुर्बानी देते हैं तो वह नैतिक है। स्पेंसर ने न्याय के दो मुख्य नियम बताए हैं। पहला है समाज का जो सदस्य जितना असहाय है उसे दूसरे का उतना ही सहयोग एवं संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। दूसरा है समाज के प्रत्येक सदस्य को उसके क्षमताओं के अनुसार महत्व तथा विकास के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। अर्थात योग्यता एवं क्षमता में अंतर होने के कारण सभी व्यक्तियों को समान सुविधा देना न्याय के अनुसार उचित नहीं है। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार अवसर प्रदान करना ही वास्तविक न्याय है। समाज में किस तरह के न्याय के स्थापना करना प्रशासकों का आवश्यक कर्तव्य है, क्योंकि इस प्रकार का न्याय ही मानव समाज के विकास के लिए आवश्यक है। और ये मेरे अनुसार न्याय के स्वरूप कौन कौन से, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित रहे तथा बंधुत्व को प्रोत्साहन मिले। और तीसरा पॉइंट है जाति, धर्म, क्षेत्र एवं लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। और नेक्स्ट पॉइंट है मूलभूत सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पेयजल तक सभी की पहुंच सुनिश्चित हो और निर्णय की प्रक्रिया एवं लक्ष्य का लोकतांत्रिक होना और भुखमरी, कुपोषण का अभाव और समाज के कमजोर वर्ग को अधिक सहायता तथा क्षमता के अनुसार विकास का अवसर मिलना। और नेक्स्ट पॉइंट है सभी को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता उपलब्ध हो और प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में कौन कौन से टॉपिक है, तो लोकतांत्रिक सरकार और कल्याणकारी योजना का क्रियान्वयन और विधि का शासन हो गया, समावेशी एवं सतत विकास, कानून का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी की सक्रियता, सत्यनिष्ठा और सामाजिक और धार्मिक सुधार, मूल्यात्मक शिक्षा और प्रशासनिक मूल्य की जीवंतता, संवैधानिक सरकार एवं संवैधानिक मूल्यों का अनुपालन और शासन और सुशासन। तो ये न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के ये टॉपिक है। न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के ये 10 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के प्रति उदासीनता और प्रशासनिक एवं राजनीतिक भ्रष्टाचार। और तीसरा है न्यायालय की प्रक्रिया का जटिल होना तथा न्यायालय तक पहुंच का कठिन होना। और पॉइंट नंबर 4 है लैंगिक एवं जातीय भेदभाव को सामाजिक मान्यता मिलना। और पॉइंट नंबर 5 है प्रशासनिक पक्षपात तथा कानून के शासन की उपेक्षा। और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए उचित उपाय, तो पहला है व्यक्तिगत स्तर पर और दूसरा सामाजिक स्तर पर, तीसरा है प्रशासनिक स्तर पर और चौथा है आर्थिक स्तर पर, पांचवा है मीडिया के स्तर पर और छठा है राजनीतिक स्तर पर। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं लोग व्यक्तिगत स्तर पर। तो न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के प्रति सकारात्मक सोच पैदा की जाए तथा न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध व्यक्तियों को आदर्श पुरुष के रूप में महिमामंडित किया जाए और मूल्यात्मक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। तो इसमें पहला है विद्यार्थियों को प्रवेश देते समय नैतिकता को मानक बताया जाए और दूसरा है शिक्षक को जवाबदेह बनाया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट है समाज में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन न्यायपूर्ण आचरण का व्यवहार के आधार पर किया जाए। और दूसरा है सामाजिक स्तर पर, तो ऐसे संस्कृति का विकास जहां सामूहिकता की भावना होगी
और सामूहिकता की भावना में सहयोगी की भावना होगी, सामूहिकता की भावना होगी तो सहयोग की भावना होगी, और सहयोग की भावना होगी तो भेदभाव में कमी आएगी, और भेदभाव में कमी आएगी तो न्यायपूर्ण समाज का निर्माण होगा। सामाजिक स्तर पर सामाजिक सुधार पर बल, इसके लिए समाज के लोगों को प्रोत्साहन या समाज के बौद्धिक वर्ग द्वारा पहल, ताकि अन्य लोग उसका पालन करें। और नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन तथा अंतर्जातीय विवाह करने वाले लोगों को सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ आर्थिक पुरस्कार मिलना चाहिए। और मंदिरों में SC/ST समुदाय के लोगों को पुजारी के रूप में नियुक्त करना, और मंदिरों में SC या ST समुदाय के लोगों को पुजारी के रूप में नियुक्त करना, तो इसे SC या ST समुदाय के साथ भेदभाव कम होगा। और प्रशासनिक स्तर पर देख लेते हैं तो कानून के क्रियान्वयन के लिए प्रशासकों को जवाबदेह बनाया जाए। प्रशासकों की प्रमोशन का आधार सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यनिष्ठा के प्रति प्रशासकों का समर्पण हो। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासकों को सोशल ऑडिट हो तथा प्रशासक एवं जनता के बीच अंतर्क्रिया हो, और वंचित वर्ग के विकास के लिए अवसर और गवर्नेंस को प्रोत्साहन दिया जाए, और प्रशासनिक भ्रष्टाचार में कमी, और इसे विवेकशीलता में कमी आएगी। RTI और ई-गवर्नेंस के प्रोत्साहन मिलेगा। आर्थिक स्तर पर तो आर्थिक लाभ का न्यायसंगत वितरण हो, और इसमें समावेशी विकास हो। और दूसरा है रोजगार तक सभी की पहुंच का सुनिश्चित किया जाए, और व्यवसाय के लिए वंचित वर्ग को आर्थिक सहायता दिया जाए, और वंचित वर्ग का आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया जाए। और मीडिया के स्तर पर तो न्यायपूर्ण समाज के लिए मीडिया द्वारा जागरूकता कार्यक्रम तथा जन आंदोलन किया जाए, और पीड़ित व्यक्ति की आवाज़ को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना, और अन्याय के शिकार व्यक्ति को एक साहसी इंसान के रूप में प्रचारित किया जाए, ताकि अपराधियों के मनोबल में गिरावट हो सके। और राजनीतिक स्तर पर तो पंचायतों को सशक्त करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना। और ये क्वेश्चन है तो आप लोग लिखिएगा लोग, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मेंस के लिए। तो न्यायपूर्ण समाज की अवधारणा को स्पष्ट करें, और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए आप क्या सुझाव देना पसंद करेंगे। तो न्यायपूर्ण समाज, दूसरा क्वेश्चन है न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में उत्पन्न चुनौतियों को स्पष्ट करें, और आप न्याय को किस अर्थ में स्वीकार करेंगे। तो इस नोट्स के रिवीजन कीजिएगा लोग, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं लोग। और जमीन की अधिग्रहण आवश्यक है, क्योंकि आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए खनन के लिए आवश्यक है, और जमीन का अधिग्रहण के परिणाम तो विस्थापन बड़े पैमाने पर और पर्यावरण का विनाश होता है। तो जमीन का अधिग्रहण नैतिक है या अनैतिक, तो अनैतिक है, क्योंकि तो इसमें कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं लोग। ऐसे दो भागों में बांट कर देखेंगे लोग। तो अनैतिक में देख लेते हैं लोग, तो बड़े पैमाने पर विस्थापन और पर्यावरण का विनाश होता है, और जनजातियों की संस्कृति नष्ट होती है, और कुछ लोगों की आजीविका का नष्ट हो जाना, और असंतोष की भावना। और नैतिकता में देखेंगे लोग, तो जमीन के अधिग्रहण एवं आधारभूत संरचना के विकास से रोजगार का सृजन होगा, और अधिग्रहण से आधारभूत संरचना का विकास, और इसे निवेश, औद्योगिकरण और गरीबी में कमी आएगी। नैतिकता के ये कुछ टॉपिक है। तो नैतिक, यदि अधिकतम लोगों के विकास के लिए कुछ लोगों के हितों का कुर्बानी देना नैतिक है। जमीन का अधिग्रहण तो विकास करने के लिए सड़क एवं बांध का निर्माण तथा संसाधनों का दोहन करने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, जिससे बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है, और परिणाम स्वरूप अधिग्रहण की नैतिक या अनैतिक होने का प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। समाज का एक वर्ग जमीन के अधिग्रहण को नैतिक मानता है, क्योंकि
जमीन के अधिग्रहण से आधारभूत संरचना का विकास होता है, संसाधनों का दोहन होता है, जिससे बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण एवं रोजगार का सृजन होने के साथ गरीबी में कमी आती है। और दूसरा है जमीन का अधिग्रहण एवं आधारभूत संरचना के विकास से राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत होने के साथ और अखंडता को प्रोत्साहन मिलता है। और लेकिन अनेक एनजीओ एवं सामाजिक कार्यकर्ता भूमि अधिग्रहण को अनैतिक मानते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है, जिससे आजीविका का संकट पैदा हो जाता है। और दूसरा है बड़े बांध के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो पर्यावरण का विनाश होगा, और पर्यावरण का विनाश होगा तो जैव विविधता नष्ट होगी, और जिस परिणामतः प्राकृतिक आपदा में वृद्धि के साथ के लिए हानिकारक है। और तीसरा है जनजातियों की संस्कृति नष्ट हो जाती है। और चौथा है अधिग्रहण की प्रक्रिया अलोकतांत्रिक है। और पांचवा पॉइंट है विस्थापित लोगों के पुनर्वास की उचित व्यवस्था नहीं हो पाई। भूमि अधिग्रहण का नैतिक होने का आधार कौन कौन से हैं? तो प्रभावित लोगों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, और पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन, और भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य सार्वजनिक हित हो, विस्थापित लोगों की आजीविका की सुरक्षा की गारंटी दी जाए, और पुनर्वास नीति का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी को जवाबदेह बनाया जाए, और जनजातियों की संस्कृति का संरक्षण हो इसके लिए समान भौगोलिक परिस्थिति में बसाया जाए, और प्रक्रिया का लोकतांत्रिक होना। तो प्रभावित समुदाय की सहभागिता पर बल दिया जाएगा। और दूसरा है ई गवर्नेंस को प्रोत्साहन मिलेगा। जमीन के अधिग्रहण को नैतिक कैसे बनाया जाए? तो 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में 2 महत्वपूर्ण बातें की गई थी, और इसमें पहला है उचित मुआवजा, दूसरा है प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाया जाए, और सहमति पर बल दिया गया था, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाना, और इसमें न सहमति पर बल दिया गया था। और तीसरा है पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन। और जमीन का अधिग्रहण किस परिस्थिति में नैतिक होगा? तो निम्न परिस्थितियों में नैतिक होगा। नेशनल पार्क एवं अभयारण्य के लिए और अधिग्रहण एवं विस्थापन नैतिक होगा। और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए जमीन का अधिग्रहण नैतिक है। सार्वजनिक हित एवं संपूर्ण समाज के विकास के लिए जमीन का अधिग्रहण नैतिक होगा। प्रक्रिया लोकतांत्रिक हो। बड़े समुदाय द्वारा कीमत चुकाना एवं छोटे समुदाय को लाभ मिलना किस परिस्थिति में नैतिक हो सकता है? तो वैज्ञानिक विकास एवं वैज्ञानिक समुदाय की सुरक्षा के लिए, और राष्ट्र एवं समाज को बेहतर मार्गदर्शन करने वालों की सुरक्षा के लिए, और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। तो ये क्वेश्चन है जमीन अधिग्रहण की नैतिकता पर चर्चा करें। और दूसरा क्वेश्चन भूमि अधिग्रहण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण को नैतिक कैसे बनाया जाए? और भूमि अधिग्रहण को लेकर उत्पन्न विवाद का समाधान करने के लिए क्या आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्वेश्चन है। तो सामाजिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर कुछ पॉइंट देखेंगे लोग। तो सामाजिक स्तर पर ये डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो लोगों को मानसिक रूप से तैयार किया जाए। और दूसरा है भूमि अधिग्रहण की महत्ता को बताया जाए। और तीसरा है भूमि अधिग्रहण में सहयोग करने वाले लोगों को पुरस्कार दिया जाए, और राष्ट्र के निर्माण में सहयोग का दर्जा दिया जाए, और पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। और मुआवजे का निर्धारण करते समय समाज के बौद्धिक लोगों को सहभागी बनाया जाए, और अधिग्रहण करते समय इतनी भूमि छोड़ दिया जाए ताकि उनकी आजीविका सुरक्षित रह सके। और प्रशासनिक स्तर पर तो प्रशासक एवं प्रभावित लोगों के बीच अंतःक्रिया हो, और गवर्नेंस को प्रोत्साहन और पुनर्वास नीति के उचित क्रियान्वयन के लिए प्रशासन को जवाबदेह बनाया जाए। और SC या ST समुदाय के